जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे, सबसे पहले हम लोग उनका उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कि लगातार 4 बार एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं। तो पहले खिलाड़ी हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच। तो ध्यान रखिएगा, 2015 में लगातार 4 बार इन्होंने एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब जीता था। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो इस नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव। और जब भी कपिल देव जी का नाम आए तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीता था, उस समय कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। भारत में पहली बार किस वर्ष जीएसएलवी का इस्तेमाल किया गया था। जीएसएलवी का मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था 18 अप्रैल 2001 को। कृष्णा नत्तम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये हमारे केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपके थे काका कालेलकर। कौन थे? काका कालेलकर। और पहला निजी वित्त पोषित मानव अंतरिक्षयान कौन सा रहा है। तो ये आपका था स्पेसशिप 1। तो ये रहे कल के प्रश्नों के उत्तर। आई होप आपको सारे प्रश्न यहाँ पर समझ आए होंगे। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको सिंपली विजिट करना है टेलीग्राम ऐप के ऊपर। वहां पर आप केवी गुरुजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको प्रतिदिन इस वीडियो की पीडीएफ मिला करती है और पीडीएफ पूरी डिटेल में रहती है। यानी कि आप उस पीडीएफ के माध्यम से समय समय पर चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हैं। बाकी जो सितंबर माह की ई बुक है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से अगर आप लोग चाहें तो उस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर किया करें। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, बात हो रही है यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की। तो ये दिवस कब मनाया जाता है। तो ये होता है प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो भी हमारे भाषा के अनुवादक होते हैं, यानी कि जिनके द्वारा किसी भी भाषा की चीज को अन्य भाषा में अनुवाद किया जाता है, उन सभी के योगदान के लिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है फाइंडिंग दी वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस, यानी कि क्राइसिस की स्थिति में विश्व के लिए शब्दों की तलाश करना। और 30 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बाइबल, जो कि हमारे ईसाई समुदाय के लोगों का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका अनुवाद किया था संत जीरोम ने। तो इन्हीं की पुण्यतिथि होती है 30 सितंबर को, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को एसडीजी स्पेशल मानवतावादी एक्शन अवार्ड, यानी कि एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है गरीबों के मसीहा आप कह सकते हैं सोनू सूद को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये फिल्मों में विलेन का काम ज़्यादातर करते हैं, लेकिन ये जो कोविड-19 की क्राइसिस रही उसमें पूरे भारत के लिए एक मसीहा के रूप में सामने आए थे। यानी कि आप इन्हें एक रियल लाइफ एक्टर मान सकते हैं। तो इन्हें यह पुरस्कार मिला क्यों? क्योंकि कोविड-19 के दौरान लाखों प्रवासी मजदूरों की इन्होंने मदद की। इसके अलावा अन्य जितने भी लोगों ने इनसे मदद मांगी, उन सभी की मदद सोनू सूद के द्वारा की गई, और इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। इससे पहले हमारे देश की जो अभिनेत्री रही हैं प्रियंका चोपड़ा, उनको भी ये पुरस्कार मिल चुका है। और प्रियंका चोपड़ा के द्वारा यहाँ पर सोनू सूद को इस पुरस्कार के लिए बधाई भी दिया गया। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की, जिसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में, और अध्यक्ष इसके हैं अकीम स्टीनर। अगला प्रश्न है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको जरूर याद रखना है। भारत ने किस राज्य में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। तो इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा के बालासोर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो उड़ीसा के बालासोर में है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जहां पर
हमारे यहाँ की DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा मिल करके जो हमारी ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया है। और इस परीक्षण की एक खास बात रही है जिसके बारे में आपको याद रखना है। इससे पहले जब भी हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण के बारे में डिस्कस किया था तो उस समय मैंने आपको यही बताया था कि इस मिसाइल की रेंज है 290 किलोमीटर। लेकिन अब पहली बार जो इसकी रेंज है उसको बढ़ा करके 450 किलोमीटर कर दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि यह हमारी सरफेस से सरफेस के ऊपर मार करने वाली एक मिसाइल है और इस मिसाइल का निर्माण DRDO के द्वारा रूस के सहयोग से किया गया है। जैसे अगर आप ब्रह्मोस का पूरा नाम देखेंगे तो ये दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। एक हमारी है ब्रह्म, दूसरा है मोस। तो मोस्कवा एक नदी है रूस की और ब्रह्मोस एक ब्रह्मपुत्र एक नदी है हमारे देश की, यानी कि इन्हीं दोनों नदियों के नाम पर इस सुपरसोनिक मिसाइल का नाम रखा गया है। और एक दुनिया की हाइपरसोनिक मिसाइल भी है जिसका नाम है अवनगार्ड। तो इस मिसाइल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसे डेवलप किया गया है किसके द्वारा? रूस के द्वारा। एकमात्र हाइपरसोनिक मिसाइल रूस ने डेवलप किया है जिसका नाम है अवनगार्ड। और बात हुई है उड़ीसा की तो राजधानी भुवनेश्वर में है। राज्यपाल है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, इनकी पार्टी है बीजू जनता दल। लोकसभा में यहाँ की 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ की 147 सीटें हैं। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा कटक में, जिसके मुख्य न्यायाधीश इसी वर्ष बने हैं मोहम्मद रफीक जी। राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो सिमलीपल और भीतरकनिका नाम के 2 राष्ट्रीय पार्क मिलेंगे। टाइगर रिजर्व भी आपको 2 मिलेंगे, सिमलीपल और सतकोसिया। बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको एक मिलेगा जो कि है सिमलीपल में। मंदिरों की बात करते हैं तो कई सारे मंदिर हैं उड़ीसा में, जैसे कि लिंगराज का है, जगन्नाथपुरी का है, कोणार्क का है, गुरिंचा का मंदिर है, मुक्तेश्वर का मंदिर है और आपका है ब्रह्मेश्वर का मंदिर। 3 एलिफेंट रिजर्व भी आपको मिलेंगे, संबलपुर, मयूरभंज और महानदी। रामसर स्थल की बात करते हैं तो चिल्का झील और भीतरकनिका मैंग्रोव नाव के 2 यहाँ पर आपको रामसर स्थल भी मिल जाएंगे। 1 अक्टूबर 2020 को किस केंद्रीय मंत्री ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अपनी तरह के पहले IDEX फॉर फौजी को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि जो भी डिफेंस इक्विपमेंट के लिए हमारी अन्य देशों के ऊपर निर्भरता है उसको हम लोग कम करें। अब जाहिर सी बात है कि अगर अपने देश में हथियारों को बनाना है तो उसके लिए नवाचार या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें हमारे जो भी सेना और अर्धसैनिक बल के जवान हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। अब इनको शामिल क्यों किया जाएगा? क्योंकि हमारे जो ये जवान हैं वह हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के ट्रेन में काम करते हैं और इसीलिए उनको पता होगा कि उस पार्टिकुलर लोकेशन के लिए किस प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत होगी। तो नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका नाम है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस। तो इसी के दौरान रक्षा मंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे एक सबसे जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रक्षा क्षेत्र में 49% से बढ़ा करके 74% किया गया है। किस रेलवे जोन द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है दक्षिणी पूर्वी रेलवे के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं ऑपरेशन माई सहेली, यानी कि जो भी हमारी महिला यात्री होंगी जो कि ट्रेन से यात्रा करेंगी उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। यानी कि इस ऑपरेशन के अंतर्गत महिलाओं को यात्रा शुरू होने से लेकर के यात्रा समाप्त होने तक सभी प्रकार की सुरक्षाएं दी जाएंगी। तो निर्भया फंड के अंतर्गत 3 विशेष ट्रेनों का पायलट बेसिस पर यहां पर शुरुआत की जाएगी, उसके बाद में इसको बाकी अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा। और आपको याद रखना है कि दक्षिणी पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वह आपको मिल जाएगा कोलकाता में। कोलकाता में 2 अन्य हमारे रेलवे जोन का भी मुख्यालय है, वह आपको नीचे कमेंट में लिखना है। नाबार्ड के द्वारा किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत की जाएगी?
तो ये जो स्वच्छता साक्षरता अभियान है इसकी शुरुआत की जाएगी कर्नाटक राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहां पर बात हो रही है स्वच्छता साक्षरता अभियान की, तो पहले आप समझिए कि इस अभियान के अंतर्गत होगा क्या। तो इसके अंतर्गत वास के ऊपर फोकस किया जाएगा। वास का मतलब है वाटर यानी कि जल, सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता, और हाइजीन, इसे भी आप स्वच्छता की श्रेणी में ही रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी मुद्दों के ऊपर कर्नाटक राज्य के जो भी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं उन सभी लोगों के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान नाबार्ड के द्वारा चलाया जाएगा। कब से कब तक? 2 अक्टूबर से ये शुरू होगा और 26 जनवरी 2021 तक ये चलेगा। नाबार्ड की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मुख्यालय आपको मुंबई में मिल ही जाएगा और अध्यक्ष इसके बन गए हैं GR चिंतला। बात हुई है कर्नाटक की, तो राजधानी बेंगलुरु में है, राज्यपाल वाजूभाई वाला हैं, BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा में यहाँ की 28 सीटें हैं, राज्यसभा में है 12 सीटें, विधानसभा में 224 और विधान परिषद में यहाँ की 75 सीटें हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभय श्रीनिवास ओका मुख्य न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में। टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो डांडेली अंशी, भद्रा, बांदीपुर, बिलीगिरी रंगनाथ और नागरहोल यहाँ के टाइगर रिजर्व है। राष्ट्रीय पार्क भी आपको 5 मिलेंगे, अंशी, बन्नेर घट्टा, बांदीपुर, नागरहोल और कुद्रेमुख। मंदिर की बात करते हैं तो मुरुदेश्वर, विरूपाक्ष, श्रृंगेरी, होयसालेश्वर और मुकाम्बिका का मंदिर यहाँ पर है। एलिफेंट रिजर्व आपको मिलेंगे डांडेली और मैसूर। मैसूर हमारे देश का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है। पश्चिम बिहार आपको घाट प्रभा, कुमारकोम, चुल्लान नूरमोर, थाडेकड, सलीमली, तो ये आपको पश्चिम बिहार भी मिलेंगे कर्नाटक में। G20 शेरपा सम्मेलन के तीसरे संस्करण में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? तो यहां पर शामिल हुए थे हमारे पूर्व रेलवे मंत्री और वर्तमान में राज्यसभा से सांसद सुरेश प्रभु। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जैसा कि आप सबको ये पता होगा कि जो भी हमारा G20 समूह है 2020 के लिए इसका अध्यक्ष देश है सऊदी अरब। तो आपको यहां से ये ध्यान रखना है। और 21 नवंबर को इस वर्ष G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, यानी कि जो विशेष बैठक होती है जिसमें देशों के प्रमुख हिस्सा लेते हैं उसका आयोजन 21 नवंबर को किया जाएगा। और थीम इसकी है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो ये इसकी थीम है। बाकी 2 चीजें आपको यहां से ये ध्यान रखनी है कि अगले साल इटली इसका अध्यक्ष होगा और उसके बाद में 2022 में हमारा देश भारत इसका अध्यक्ष होगा। हाल ही में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है शेखर कपूर की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो शेखर कपूर आपको इनके बारे में पता होगा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज थी प्रधानमंत्री। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखनी चाहिए, ABP न्यूज़ की सीरीज है। तो उसमें इन्होंने ही एंकर का रोल किया है और इसके अलावा कई सारे फिल्मों का भी इन्होंने निर्माण किया है। तो अब इनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा FTTI यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और FTTI गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष बना दिया गया है। और इन्होंने स्थान लिया है BP सिंह का, जो कि मार्च 2020 में ही सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन कोविड-19 के कारण उनको थोड़ा सा कार्यकाल का विस्तार दिया गया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में भी। तो 1960 में प्रभात स्टूडियो परिसर, जो कि आपको मिलेगा पुणे में, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी और इसके महानिदेशक हैं भूपेंद्र कैंथोला। कैट क्यू वायरस, जिसके लिए ICMR ने चेतावनी जारी किया, किस देश का एक वायरस है? तो वायरस की बात हुई है तो ये वायरस भी है हमारे पड़ोसी देश चीन का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो चीन ने जैसे यहाँ पर एक वायरस की फैक्ट्री लगा रखी है, हर 2 महीने में एक नया वायरस यहाँ पर आपको देखने को मिल ही जाता है। अब यहाँ पर मामला हुआ क्या है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जो हमारे यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र की सबसे बड़ी बॉडी है जिसका नाम है ICMR, इसके द्वारा जो भी हमारे ह्यूमन सीरम होते हैं उनका अध्ययन किया जा रहा था, यानी कि उनके सैंपल का। और उसी दौरान 2 सैंपल में इनको इस वायरस के लिए एंटीबॉडी मिली। अब ये थोड़ा सा मामला क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम होता है वह उसके विरुद्ध एंटीबॉडी को डेवलप कर देती है
और ये एंटीबॉडी उस वायरस को समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर ICMR के द्वारा अध्ययन किया जा रहा था तो उस दौरान ये पता चला कि 2 सैंपल ऐसे रहे जिसमें कैट क्यू वायरस के एंटीबॉडी मिले। इसका मतलब क्या है कि वह पार्टिकुलर व्यक्ति यहाँ पर कैट क्यू वायरस से संक्रमित रहा था और ये दोनों सैंपल थे आपके कर्नाटक के। अब कैट क्यू वायरस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से फैलता है सुअरों से और सुअरों के बाद में मच्छरों के माध्यम से ये इंसानों के शरीर में आ जाता है। चीन की बात करते हैं जो कि वायरस का जन्मदाता है, वायरस का आप जनक भी कह सकते हैं। तो SARS-CoV-2 वायरस, हंता वायरस आया था, उसके बाद फिर आया था टिक SFTS वायरस और अब जाके एक नया वायरस आया है जिसका नाम है कैट क्यू। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में आयोजित GCTC ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने हिस्सा लिया है? तो यहाँ पर हिस्सा लिया हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सम्मेलन रहा उसका आयोजन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के द्वारा किया गया। 2 दिवसीय ये आयोजन था और इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी शामिल हुए थे। GCTC की बात करते हैं तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित एक थिंक टैंक है और थीम इसकी क्या रही, यानी कि ये जो सम्मेलन हुआ था तो इसकी थीम रही थी एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड। तो ये इसकी रही थी थीम। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी आइए जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट के द्वारा बजाज आलियांज के साथ में समझौता किया गया है, किसके लिए? डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस के लिए। भारत और बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं यानी कि हमारे यहाँ के S जयशंकर साहब हैं, उनके बीच में 6 ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन यानी कि संयुक्त सलाहकारी आयोग की बैठक आयोजित की गई। गीतकार अभिलाष, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। गुजरात की सरकार ने जल क्षेत्र में सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ में एक समझौता किया है। अब बात करते हैं 1932 की। तो 1932 में गांधी जी हमारे एरवदा जेल गए थे और उसी समय 30 सितंबर को गांधी जी के द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसका नाम था हरिजन सेवक संघ। तो इसका स्थापना दिवस अभी 30 सितंबर को मनाया गया और आपको ध्यान रखना है कि उसी दौरान गांधी जी के द्वारा जो भी हमारे SC या ST कैटेगरी के लोग हैं उनके प्रति जो भेदभाव होता है यानी कि जो छुआछूत की भावना थी उसको समाप्त करने के लिए हरिजन समाचार पत्र को जारी किया गया था। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसकी 3 शाखाएं खोली जाएंगी, कहां पर? इम्फाल में, चेन्नई में और रांची में। और आखिरी प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि IIT मद्रास के द्वारा भारतीय स्क्रिप्ट नाम से एक ऐप का विकास किया गया है। तो इस प्रश्न को कल हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? पिचर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? SMS का फुल फॉर्म क्या है और इसके जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहां पर हुई थी? और जो हमारे यहाँ का साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये पहली बार किसको मिला था? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट में देने हैं। और बाकी मैंने NTPC के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी आपको कैसे करनी है इसकी वीडियो बना दी है, तो वह वीडियो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कम से कम 20 से 25 NTPC के प्रीवियस ईयर को देखा, उसको अच्छे से समझने के बाद में ही मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसको देख करके आप भी अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।